नमस्कार दोस्तों। इस वक्त नरेंद्र मोदी नागपुर में अपने वैचारिक प्रमुख यानी आरएसएस के चीफ से मिल रहे हैं और मिलकर के उनके साथ कथित तौर पर उनके प्रवक्ता जो है आरएसएस के, वो कहते हैं कि वो उनके साथ देश हित पर चर्चा करें। तो वो देश हित पर क्या चर्चा करें? और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, समाजवादी पार्टी और तमाम जो तथाकथित मुस्लिम हितकारी संगठन हैं, वो औरंगजेब, बाबर, राणा सांगा, राणा प्रताप, इन पर चर्चा अचानक क्यों करने लगे? क्या जरूरत पड़ गई? और यह किस तरह की पूरी रणनीति है? ये राजनीति है, साजिश है या कुछ और है? इसको समझने की जरूरत है। इसी पर आपसे बात कर रहा हूं। आपको याद होगा 2019 में नरेंद्र मोदी झारखंड में थे और झारखंड में उन्होंने कहा था कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, और यह उन्होंने केंद्रित करते हुए कहा था कि सीए एनआरसी को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग में और देश के तमाम हिस्सों में, उसको लेकर के बात कही। इधर योगी आदित्यनाथ कहता है कि सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे ईद की, आप अपनी छत पर नहीं पढ़ेंगे, आप और जगह नहीं पढ़ेंगे, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। कोई बात नहीं, तो क्या इनमें से एक भी इंस्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन कभी भी हिंदुओं को दी गई, सिखों को दी गई, ईसाइयों को दी गई, बौद्ध को दी गई या जैन को दी गई? असल में यह मुस्लिम धर्म के प्रति नफरत का भाव है और इस कारण से यह किया जा रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने नफरत में कपड़ों से पहचानने की बात कही, ये कहा। अब आ जाता हूं कि आखिर हुआ क्या। पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, उसके बाद बात करता हूं। अचानक एक दिन, कोई आवश्यकता नहीं थी, समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में विधायक है। महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र में किस तरह से जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार दोबारा आई है, उस सरकार ने सब बेड़ा गर्क कर दिया है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, तमाम तरह के संकट खड़े हैं, तमाम जो वायदे किए थे वो पूरे करने की स्थिति में नहीं है, और जो वहां महिलाओं को मुफ्त तमाम तरह की लाभ देने की बात हो रही थी, उन्हें लाभार्थी बताए जा रहे थे, उनमें कैसे कटौती की गई, क्या क्या खेल हुआ, वहां किस तरह से फर्जी तरीके से चुनाव जीता गया, और ये सारी बातें वहां की फिजा में चर्चा में। अचानक अबू आजमी, जो समाजवादी पार्टी का वहां विधानमंडल दल का नेता है, विधायक है, वो औरंगजेब की प्रशंसा करने लगता है। किसी ने कहा नहीं था, कोई कारण मौजूद नहीं था, और वो औरंगजेब पर करता है। उसका नतीजा होता है कि वहीं पे अचानक एकदम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, और यही होता है। और फिर होता है कि उसको खिलाफ एफआईआर की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तमाम तरह के ड्रामे शुरू होते हैं। वो माफी मांग लेता है और बात खत्म हो जाती है। ये शोर फिजा में चली रहा था। तभी संसद के भीतर, संसद में, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य ने 21 मार्च को राज्यसभा में बाबर के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर लिया और राणा सांगा को गद्दार बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी तथ्यात्मक है, लेकिन जरूरत क्या थी यह बताने की? क्यों आप कर रहे थे? उन्होंने यह किया तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जैसे होना ही था, एकदम से आक्रामक हो गए और वो राजशाही का ऐसे गुणगान करने लगे। राणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, या ये सब जितने हो, उनकी ऐसे प्रशंसा करने लगे कि उनसे महान कोई शासक था ही नहीं।
वैसे देश इसके बाद में जिस दिन आदित्यनाथ आगरा जाता है, उसी दिन जिस समय वो एक वहां से चंद दूरी पर अपना एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था, उसी समय करणी सेना के लोग, करणी सेना भी बीजेपी की है, यह जान लीजिए, जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है अंबू, वो हरियाणा में बीजेपी का प्रवक्ता होता था, तो सूरजपाल अंबू, तो आप यह जान लीजिए। तो वो बुलडोजर लेके और सब आ जाते हैं हजारों की संख्या में, और वो लोग रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोल देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और गाड़ियां तोड़ देते हैं, सब करते हैं, गाली गलौज से लेके सब। पुलिस एक सिंपल सी रूटीन सी कार्रवाई करके वो कर लेती है और उन्हें जमानत मिल जाती है। उधर समाजवादी पार्टी इसको लेके कंडम करके और बात खत्म कर देती है, वो कहती है दलित ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे। चलिए, सब हो गया। मायावती भी बोल देती है, वो भी कहती है दलित वोट को छीनने का प्रयास है। इन सब के बाद में फिर कहां हम खड़े हैं, क्या हुआ? यह मामला संसद में आता है और संसद में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्तव्य था कि वो इस पर बोले। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि इस घटना की घोर घोर निंदा की जाती है, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी महापुरुष के, हम इतिहासकार नहीं हैं, हम किसी भी महापुरुष का ना अपमान करते हैं न किसी का महिमा मंडन करते हैं, हर किसी का अपना अपना योगदान है, इसलिए इस बहस में हम नहीं पड़ते। हमारा मानना है कि सकारात्मक बहस होनी चाहिए, लेकिन यह अधिकार किसी को नहीं कि वह कानून अपने हाथ में ले ले, एक दलित सांसद के यहां हमला कर दे, और जिस तरीके के कृत्य किए गए वो अपने आप में शर्मनाक। ऐतिहासिक तथ्यों पे बात करनी है तो इतिहासकार करें, हम आप जो इतिहास के बारे में इतना डीप नहीं जानते हैं कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात कही, यही होना चाहिए था। बहरहाल ये तूल पकड़ा और लगातार पकड़े हुए। अब आता हूं सही बात पे, क्यों हो रहा है? ईद के पहले ये सारे ड्रामे हो रहे हैं, रामनवमी के पहले ड्रामे हो रहे हैं। आदित्यनाथ एक आदेश करता है सरकारी तौर पे कि रामनवमी के दिन पूरे प्रदेश के हर जिले में सरकारी लेवल पर रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा। क्या सरकार का यह काम है, कर्तव्य है? नहीं है। इस पर 1 रुपया भी खर्च होता है तो वह भारत के संविधान का दुरुपयोग है, उसके खिलाफ है और उसकी हत्या करने वाला है। उधर कांग्रेस पर एक आरोप लगाया जाता है कि वो कर्नाटक में ठेके पट्टे देने में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे रही है, जबकि यह बिल्कुल असत्य है। यह पिछड़े आधार पर जितनी पिछड़ी जातियां थी, वो चाहे जिस धर्म की हो, उनको आरक्षण दिए गए। उन्हीं आरक्षण की श्रेणी में 1994 से चला आ रहा है। उसमें भाजपा की भी सरकार नहीं, कांग्रेस की भी सरकार नहीं, सब नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसी समय शोर मच रहा है। अब ये सब आपने देख लिया। ये सारे शोर के बाद में आखिर आया कि ये सुलगाया क्यों गया? क्योंकि भारत का बजट आ चुका है, उस बजट में जिस तरीके से खेल किया गया है, सारी चीजें सामने हैं, और नफरत फैलाने के लिए वक्फ बिल लाया गया था, उसके नाम पे हिंसा हो नहीं पाई, दंगे भड़क नहीं पाए। तो अब इस आधार पर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में की जो जातियां हैं उनमें यादव और राजपूत, ये 2 जातियां हैं जो बड़ी उग्र मानी जाती है, थोड़े से में उत्तेजित हो जाती है। तो इनको कैसे वो किया जाए और आसरा लिया जाए, मुस्लिम समुदाय के लोगों को कैसे भड़काया जाए, तो ये दोनों खेल हुए। अब इन खेल पे आता हूं। इसका खुलासा 1948 में एक चिट्ठी लिख करके बाबू राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1948 को 13 मार्च 1948 को एक चिट्ठी लिखी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि आरएसएस तमाम उन लोगों को, अपने लोगों को दिल्ली के तमाम मोहल्लों में जहां मुस्लिम है, मुस्लिम वेशभूषा में, उनकी ड्रेस में दाढ़ी बढ़ा करके और वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, और ये लोग हमले करेंगे हिंदू धर्म के
मानने वालों पे, और इसके बाद में अशांति फैल जाएगी, दंगे फसाद होंगे। यह साजिश आरएसएस रच रहा है। यह बात जो वी शिवशंकर थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के चुने हुए पत्र, उन पत्रों में से उस पत्र का हवाला देते हुए ये किताब लिखी है, उस किताब में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फिर जून महीने में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि मेरी जानकारी में आया है कि इस हफ्ते में इस तरीके से साजिश की पूरी तैयारी कर ली गई है और अब ये ऐसा करेंगे। और उसके बाद में 15 जून को यह घटना हो गई दंगे फसाद कराने के, लेकिन चूंकि पहले से थोड़ा सा अलर्ट थे तो इसलिए टाइमली काबू पा लिया गया, लेकिन दंगे फसाद हुए। अब आप इस खेल को समझिए। कपड़ों से पहचानने की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं। यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में बताई कि ये कपड़ों पहनाकर, दाढ़ी बढ़वाकर इस तरह का खेल करेंगे, मुस्लिमों के बीच में अपने लोग भेज देंगे और दंगे फसाद करा देंगे। और ये खेल हमने सहारनपुर में भी नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद में देखा था कि वहां मुस्लिम्स जो ये कहते हैं कि वो कपड़े हैं, उस तरह से उनके बीच में घुसा करके कुछ लोगों से दंगा कराने की कोशिश की थी। ये है। अब आता हूं दूसरी बात पे। डीप स्टेट क्या करता है? अमेरिका का डीप स्टेट जिसकी बात ये बार बार करते हैं, उसी का यही पूरा एक तरीका है। और वो किसका बनाया हुआ है? वो उन यहूदियों का बनाया हुआ है जो यहूदी पूरे खेल करते हैं। उसका मेंटोर कौन था? हेनरी किसिंजर था, जो विदेश मंत्री था और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था अमेरिका के राष्ट्रपति का। और उसने 1970 के दशक में यह पूरा खेल बनाया था। इसमें सब यहूदी हैं और इसके फाइनेंस करने वाले भी यहूदी हैं। तो यह सब खेल है। आज की डेट में तमाम यहूदी आकर के, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, वो उसके पिता हिटलर के यहां नाई होते थे। इसी तरीके से कुछ और लोग हैं और इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे तमाम सारे लोग। आरएसएस भी हिटलर को सपोर्ट करती है और इजराइल करती है और सब कुछ करते हैं भाजपा के लोग। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि चित्पावन ब्राह्मण भारत में नहीं पाए जाते। तो ये आए कहां से? असल में ये कोंकण के इलाके में होते हैं जो आरएसएस के प्रमुख बनते हैं, आरएसएस के मेन करता धरता है। ये यहूदी थे, यहां आए और काम करने लगे। देखा इस देश की संस्कृति में ब्राह्मणों का ज्यादा उच्च स्थान है, तो अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे। लोगों ने पूछा कौन से ब्राह्मण हो तुम तो हो ही नहीं। तो उनका नहीं, हम चित्पावन ब्राह्मण हैं। एक नया ब्राह्मण की कौम बना दी। और इस तरह से करके इन्होंने, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार इजराइल की। डीप स्टेट क्या है? वो डीप स्टेट में 3 मुख्य खुफिया एजेंसियां हैं। एक अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद और पाकिस्तान की ISI, उसी का जन्म है। अब आप ये समझ लीजिए, ये सब मिलकर के साजिशें करते रहे। ऐसी साजिश इन्होंने वियतनाम में की थी। वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम समर्थक था सोवियत रूस का और दक्षिणी था, समर्थित था इनका, और इसमें अमेरिका का। तो उसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने के राष्ट्रपति ने साजिश करके अपना जहाज खुद ही डुबवा दिया और फिर अटैक कर दिया, बमबारी कर दी वियतनाम पे, यह बहाना देके कि वियतनाम ने उनका जहाज डुबो दिया है। लेकिन अमेरिका के ही जो तमाम बुद्धिजीवी थे, उन्होंने मिलकर के एक समूह बनाया और उसने एक सिंबॉलिक कोर्ट बनाई और उसमें ट्रायल किया और सारा सच सामने लेकर के आए। पोल खुल गई कि यह खुद अमेरिका ने ही कराई थी साजिश। ये यही करते हैं, अपने एक आध लोगों को मरवा देंगे या उन्हें फंसवा देंगे और उसके बाद ये करेंगे। या आपने देखा राजस्थान में जब कन्हैया लाल की हत्या हुई, आपने यही देखा जम्मू कश्मीर में, वहां पर जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा में घटना करने का था, और इसी तरीके से कई जगह, चाहे पालघर हो चाहे और जगह हो। तो ये जो तथाकथित कहा गया मुस्लिम्स ने किया, वो मुस्लिम्स नहीं थे, इन्हीं के लोग थे। यह बात साबित हो चुकी है।
और उन सबको बरी भी इन्होंने करवा दिया, जमानतें भी करवा दी। यह भी आपने देख लिया है। यह भी देख लिया है कैसे मालेगांव से लेकर तमाम जगह जो बम विस्फोट हुए थे वो करवाने वाले कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से ही जुड़े हुए लोग थे। वो एक को तो इन्होंने सांसद बनवाया था भोपाल का। तो ये खेल इनका लंबे समय से चल रहा है। उसी खेल के तहत अब यह किया जा रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी एक भूमिका अदा कर रही है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की सत्ता यदि चली भी जाए और लोकसभा में उन्हें समर्थन मिल जाए तो उनका काम बन जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की आग सुलगनी चाहिए और वहां पर जो 5% क्षत्रिय है और 21% जो दलित है, इनमें यदि फोड़ हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसका लाभ मिलेगा भाजपा को। बहुजन समाज पार्टी को पहले ही उन्होंने अपनी गोद में बैठा रखा है। तो इन सब स्थितियों में मीडिया इनके हिसाब से काम करता है। तो इन सब स्थितियों में ये लाभ में रहेंगे। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल देंगे और फिर दूसरा कांटा आसानी से निकल जाएगा क्योंकि उसकी औकात नहीं। यह खेल मुलायम सिंह के भी समय में खेला गया। मुलायम सिंह ने कभी भी आडवाणी, अटल और इन सब के खिलाफ कभी भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, चाहे जितने दंगे फसाद में इनके नाम आए, उनके नेताओं के खिलाफ नहीं दर्ज की और दोनों एक दूसरे से गलबहियां लेते रहे। मुलायम सिंह यादव ही थे जो कह रहे थे कि मोदी जी आप दोबारा पीएम बन के आए और सब कुछ, और नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले थे वो वापस ले लिए थे, सीबीआई ने क्लोजर कर दिया था। तो ये सारे खेल आपको समझने की जरूरत है। इन सबके बीच में कांग्रेस की मजबूरी ये है, ना वो इधर जा सकती ना उधर जा सकती है। उसे एक तटस्थ रूप सही लेना पड़ेगा, जहां ये सही है इनको करना पड़ेगा ये कर, क्योंकि मुद्दों पे बात हो लेकिन मुद्दों पे बात ना हो, यही काम तो ये लोग कर रहे हैं और इसके जरिए सिर्फ अपनी सत्ता का काम कर रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बन जाती है तो मोदी को तो कोई नुकसान नहीं होगा। मोदी को यदि लोकसभा में मिल जाए और उनको वहां मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं। यही समझौता तो आम आदमी पार्टी से था। तो आम आदमी पार्टी लोकसभा में नहीं जितवाती थी अपने और राज्यसभा में और उसमें विधानसभा में सारी सीटें ले जाती थी। ये खेल समझ लीजिए। तो यह खेल में अब क्या सपा भी शामिल हो गई है और सपा जबरदस्ती इन मुद्दों को भड़कवा करके मुसलमानों पे जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद में सपा के प्रति सिंपैथी आए, जबकि सपा उनके लिए कहीं लड़ती हुई नजर नहीं आई है। चाहे जहां देख लीजिएगा, जब कोविड के दौरान मुसलमानों पे हमले हो रहे थे तब भी सपा नहीं बोल रही थी। अखिलेश यादव इंग्लैंड बैठे हुए थे, मायावती अपने घर से नहीं निकल रही थी, दलितों पे हमला हो रहा था और सब इसी तरीके से था। इसके अलावा सीए एनआरसी के मामले में भी सपा चुप्पी साधे हुए थी और इसी तरीके से अन्य तमाम मामलों में चाहे जहां पर भी मुस्लिमों पे अटैक हो रहे हैं वो नहीं बोल रहे। अब इसको भुनाने में आग में घी का काम कर रही, क्योंकि ये दोनों भुनेंगे तो एक वोट बैंक इनके साथ खड़ा हो जाएगा, एक इनके साथ खड़ा हो जाएगा। हमारा आपका इंटरनल समझौता है और वो कर लेंगे। यह समझने की जरूरत है। इस पर आगे और विस्तार से बताऊंगा, आज सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। इसीलिए कपड़ों से पहचानने की बात वो करते हैं और यही काम होता है। यही काम देश की आजादी के पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर किया करते थे, वही खेल अब ये लोग मिलकर कर रहे हैं। ओवैसी उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। ओवैसी के खिलाफ कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये आप खेल समझ लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद को जितवाया, पंजाब में जिस तरीके से तमाम अलगाववादियों को जितवा रहे हैं और तमाम चीजें कर, ये सब जानबूझ के किया हुआ खेल है। क्योंकि उस समय भी था, जब तक कांग्रेस नहीं मिटेगी तब तक यहूदियों का राज नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस सदैव से इजराइल की विरोधी रही है। पंडित नेहरू ने खुल के विरोध किया है। तो ऐसी स्थिति में, और फिलिस्तीन किसके साथ होता था? कांग्रेस की इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानता था वो यासर अराफात। उन्हीं के खिलाफ किस तरीके से तमाम
वो संगठन खड़े किए गए जो आज देश के लिए समस्या बने हुए हैं, उनके भी हमारे भी। तो इन सब बातों को आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से एक साजिश रची जा रही है। आप इससे बच के रहिए। आप सिर्फ मुद्दे की बात कीजिए कि रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, जो बात राहुल गांधी कहते हैं कि बात करिए रोजगार की, बात करिए महंगाई की, बात करिए देश की अर्थव्यवस्था क्यों बर्बाद हो रही है, बात करिए ये एजुकेशन सिस्टम खराब क्यों किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है, बात करिए कि विदेशों में भारत की छवि गिर रही है, भारत बर्बाद हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, ये कौन है जिम्मेदार, और बात कीजिए इस देश की शांति को भंग कर लिया गया है। यह देश हर जगह बुरी तरह पिट रहा है, चाहे खुशहाली का सूचकांक हो या कोई और। फ्रीडम खत्म कर दिया गया है और पत्रकार बोलेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यह जब खेल चल रहा हो तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। मणिपुर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों ने हमारे 5 सैनिक मार डाले, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम अपने लोग मरवा करके कह रहे हैं कि हमने 3 मार दिए। तो ये वही खेल है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रयोग किया था कि कारगिल पर पहले कब्जा करवाया पाकिस्तान का, फिर कहा हमने खाली करा लिया। अपने ही घर में, आपके घर में कोई आके कब्जा कर ले और आप खाली करा लें और कह दें कि साहब ये है, तो कब्जा होने क्यों दिया आपने? सवाल यहां खड़ा है। उस असफलता को सफलता बताते हैं। यही काम चीन के साथ भी चल रहा है। चीन हमारी जमीनों पे और सब पे कब्जा कर रहा है और फिर कहते हैं हमने इतना छुड़वा लिया। 10 किलोमीटर दे के 2 किलोमीटर छुड़वा के कहते हैं हाँ हमने ये कर लिया। छुड़वा नहीं लिया, समझौता है। यही खेल पूरे अमेरिका के साथ और सबके साथ हो रहा है। अमेरिका आज भारत का मालिक बन के बैठ गया है। यह आपको दिखाई दे रहा है। एलन मस्क जो चाहता है करवाता है, उसका आदेश चल रहा है और प्रधानमंत्री हमारा झुक के जी हुजूर कर रहा है। जय